कंसेप्ट, ये कंसेप्ट इंटरव्यू जो क्लियर करेंगे इनके लिए इंटरनल प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे यूआई पे, एंड उसके बाद होगा लाइव प्रोजेक्ट्स जिनका ग्रुप रहेगा, हर एक की टीम रहेगी, एक टीम लीड रहेगा और 4 इंजीनियर्स। तो एक प्रोजेक्ट जो लाइव प्रोजेक्ट होगा, दैट्स लाइक एज अ क्लाइंट का लाइव प्रोजेक्ट होगा। इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, ये सारी चीजें जो है ये टीम लीड आपको गाइड करेगा टेक्निकली, और 1 मेंटर होगा जो आपको गाइड कर देंगे कि क्या कंटेंट लेना है, किस तरह से लेना है, कहाँ से लेना है, वो सारी चीजें जो है वो गाइड हो जाएगी आफ्टर द योर सिलेक्शन। सो इट इज डिपेंड ऑन योर कंसेप्ट, ताकि आपकी कंसेप्ट जो है, और जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनके लिए रिवीजन बैच होगी जिसमें वो कवर कर लेंगे अलग से, लेकिन उसका टाइमिंग अलग हो सकता है, मे बी द आफ्टरनून और एनी अदर टाइमिंग। ये टाइमिंग पे रेगुलर अलग चीजें होंगी, ठीक है। सो बेसिकली HTML फंडामेंटली आपको ये पता होना जरूरी है, व्हाट आर टैग, एलिमेंट एंड सिमेंटिक्स, एट्रीब्यूट्स। ये 4 चीजें जो है आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि क्या है, ये टैग क्या है, एलिमेंट क्या है, और सिमेंटिक्स जो है वो क्या क्या है। ये 4 चीजें जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है। एट्रीब्यूट क्या है, कौन से एट्रीब्यूट है, दीज आर द सिनेरियो। देन दैट्स इट फॉर द HTML। नाउ टर्न टू द CSS। CSS में आपको सबसे पहले कैटेगराइज किया जाता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपको बेसिकली पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ CSS, देन CSS रूल्स, प्रॉपर्टीज, तो कौन सी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, बॉक्स मॉडल, पोजीशन, फ्लोट, ये प्रॉपर्टी आपको मैंडेटरी है, ये आपको पता होना जरूरी है। लाइक एज अ बैकग्राउंड, फॉन्ट एंड टेक्स्ट। एटलीस्ट इतनी प्रॉपर्टी जो है आपको कवर करनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल के अंदर। एंड सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स, सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर एंड सुडो सिलेक्टर। ये एटलीस्ट आपको पता होना जरूरी है। ये है फंडामेंटल। देन एडवांस सीएसएस में लेआउट की रिगार्डिंग फ्लेक्स बॉक्स, लेआउट के लिए आपको फ्लेक्स बॉक्स पता होना चाहिए। सीएसएस ग्रिड बेसिक आइडिया कि क्या है, ये एटलीस्ट पता होना जरूरी है एडवांस सीएसएस में। देन लेआउट के बाद आपका कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ग्रेडियंट, एनिमेशन के लिए, एनिमेशन के लिए क्या क्या करना होता है हमें, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एंड की फ्रेम, की फ्रेम, की ट्रांसलेट, फ्रेम, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाएगा, ट्रांसलेट।
तो बेसिकली एडवांस में ये आएगा। और फाइनली CSS प्री प्रोसेसर, CSS प्री प्रोसेसर, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या है CSS प्री प्रोसेसर। सास, लेस, ये सारी चीजें, एंड फाइनली एक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपकी कोई भी एक लाइब्रेरी, चाहे बूटस्ट्रैप हो, टेलविन, दैट्स इट। तो ये आपका रोड मैप है। अभी आप लोग डिसाइड करो कि आपको कितना जल्दी ये कवर करना है। मैं आज से टोटली टेक्निकली वे से फास्ट ट्रैक में यहाँ तक पूरा करने की कोशिश करूंगा। दिस, ये, और इसी के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा और आपका आगे सिलेक्शन किया जाएगा। दिस इज अ मस्ट मैंडेटरी थिंग। इसकी शॉर्ट नोट्स भी मैं कल आपको बना के दे दूंगा। अगर इफ पॉसिबल है तो आप खुद बना लीजिए, ताकि बेहतर होगा। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन कि इंटरव्यू के लिए इतना ही क्यों है, या कुछ और भी है? कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में? मैं आप लोगों को 3 मिनट का समय दे देता हूँ। बेसिकली the HTML is hypertext markup language. Sorry, it is a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ब्राउजर के थ्रू रेंडर होता है एप्लीकेशन। हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर इमेजेस हो सकती है या कुछ लिंक्स होते हैं, इसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट करते हैं। मार्कअप एक इस तरह की लैंग्वेज जो कंपेटेबल हो नेटवर्क पे, और ये है लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML में, टोटल HTML में सिर्फ आपको एक ही चीज सीखनी होती है, जिसका नाम है टैग। और हमेशा जो भी टैग आप इस्तेमाल करते हो वो ऐसे ब्रैकेट के अंदर यूज करते हो, ओपन एंड क्लोज में। दैट्स इट फॉर द टैग। जैसे कि कोई भी टैग हो सकती है, फॉर एग्जांपल पी टैग है, ये प्री डिफाइंड टैग होती है। हम हमारे मन से नई टैग क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि जे, के, यस, ऐसे हम लोग टैग मन से नहीं क्रिएट कर सकते। इन्होंने दिया है कि ये टैग है, इसका इस्तेमाल होगा। एंड देन व्हाट इज द एलिमेंट देन? जब आपकी कोई भी टैग हो, जैसे कि H1 हेलो, H1, तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टैग विद द along with the data। ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसके साथ साथ ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट होगा। कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं? देयर आर, व्हाट इज एलिमेंट देन? ये जो कॉम्बिनेशन है डेटा के साथ आपकी जो टैग का, इसे हम लोग Two क्या कहते हैं? types. इसे हम एलिमेंट कहते हैं, Two और दो टाइप के होते types of element, हैं। जी हाँ, inline बिल्कुल। and block. हाँ, इनलाइन And block rate. एंड ब्लॉक लेवल होता है। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इनलाइन का इस्तेमाल जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के साथ किया जाता है, क्योंकि क्योंकि ये इसका कुछ खुद का स्पेस नहीं होता, वो सिंगल लाइन पे यानी एक ही लाइन पे आ जाते हैं। और ब्लॉक का ये पूरे की पूरी विद जो होगी वो पूरी विद ऑक्युपाइड कर लेता है, जो कि ये मेजरली यूज किया जाता है एज अ मेन एलिमेंट। जैसे कि पैराग्राफ का मैं बता सकता हूँ कि पैराग्राफ में डेटा लिखूंगा, मेन है वो। लेकिन पैराग्राफ के अंदर बी टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, ये एज अ सब टैग हम लोग मोस्टली करके इनलाइन टैग का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द अनदर थिंग। देन उसके बाद जो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है? तो कोई भी कोई भी टैग हो, उसके अंदर एक सब टैग के जैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट्स सी लाइक दैट, इस तरह से। तो ये जो होगा, ये एट्रीब्यूट हो सकता है आपका। ये जो इस तरह से यूज करते हैं, इसे हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। और एक टैग है जिसमें आप लोग IMG
जो इमेज लेने के लिए इस्तेमाल करते हो ये एलिमेंट का, तो इसे आप लेट्स सी src और इसके अंदर, तो यहाँ पे आपके जो एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट बन जाते हैं src एंड alt, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ये क्या है आपके एट्रीब्यूट्स है। देन आफ्टर दैट HTML5 इंट्रोड्यूस द सिमेंटिक्स लेआउट। जैसे कि सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है कि टैग, मीनिंगफुल टैग जिसका कुछ तो पर्पस है और मीनिंग है, उसे हम लोग सिमेंटिक्स टैग कहते हैं। कुछ लेआउट के लिए भी बनाई गई है जिसमें हम लोग जानते हैं हेडर, हेडर एलिमेंट, मेन, असाइड, मेन, असाइड, नाउ, और कौन सी है, footer, आर्टिकल, section, फुटर, सेक्शन, सेक्शन। सेक्शन, जिसका text, मेनू, स्पेसिफिक जो है, जिसका फिगर। स्पेसिफिक जो है मीनिंग है, इसे कहते हैं हम लोग सिमेंटिक्स लेआउट, सिमेंटिक्स एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं। और ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो आप लोगों को फेस करना है आगे जाके, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि CSS। CSS पे फंडामेंटल में हमें डिस्कस करना होता है टाइप्स ऑफ CSS। CSS के अंदर बेसिकली दो ही चीजें हम लोग को सीखनी होती है, एक है आपका टाइप्स ऑफ CSS और दूसरा होता है CSS रूल्स। CSS रूल्स के अंदर होते हैं दो चीजें, एक प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है, selector, सिलेक्टर। बस इसे ही अगर हम अच्छे से कर ले तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्टर्स है वो अच्छे से हो जाता है एंड प्रॉपर्टीज भी अच्छे से हो सकती है आपकी। तो ये सीखने से आपका पूरा पूरा CSS कवर हो जाएगा इससे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टाइप्स ऑफ CSS, कितने टाइप के CSS है इसमें, इनलाइन, line, three, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल। internal, external, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और हम लोग जो है यहाँ पे रिकमेंडेड करते हैं ऑलवेज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को रिकमेंडेड करते हैं। चलो इसको प्रैक्टिकली हम लोग कवर कर लेते हैं एक बार क्विकली। मैं दो फाइल बना देता हूँ, एक HTML और दूसरी CSS की। टाइप्स ऑफ CSS और यहाँ पे हम लोग लिंक कर देंगे एक टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है, इस तरह से। लेट्स सी, अगर कोई भी टैग मैं इस्तेमाल करता हूँ हेलो, और अगर मुझे इसे कलर देना है CSS से, यानी कि ब्यूटीफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इनलाइन टाइप से। यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल, और आपको यूज करना होगा प्रॉपर्टी, लाइक जब मैंने यहाँ पे यूज किया है कलर कोलन, और उसकी जो वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की आप दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जो भी वैल्यू देनी होती है, आपको जब इनलाइन का इस्तेमाल करना होता है, तो वी यूज CSS रूल्स इनसाइड HTML टैग यूजिंग स्टाइल की स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी कि स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्टाइल इक्वल टू लेट्स सी कलर, ये प्रॉपर्टी है, लेट्स सी कलर कोलन, और उसके वैल्यू आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसका आउटपुट आप देखना चाहोगे तो देखिए, लेट्स सी, ओपन विथ लाइव सर्वर, इसका जो कलर है वो बन गया है रेड। आप उसे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ले लेता हूं मैं ग्रे एंड सेव। तो ये इनलाइन का एग्जांपल है। यही CSS की कोडिंग अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूं हेड के अंदर यूजिंग
using what style Style. एलिमेंट, जो स्टाइल एलिमेंट का इस्तेमाल कर लूंगा मैं, जो हेडिंग में स्पेसिफिकली यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो ये बन जाएगा। यहाँ पे आपको देना होता है सिलेक्टर, जो कि मुझे वो एलिमेंट सिलेक्ट करना है P, तो उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करली ब्रेसेस, इसमें आप दे सकते हैं कलर रेड, यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जो है एज अ सिलेक्टर हमने यहाँ पे पी टैग सिलेक्ट की है, और इसमें हमने प्रॉपर्टी कलर अप्लाई की है, जो कि टेक्स्ट को कलर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। एंड बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड एंड दे देते हैं ब्लू कलर। लेट्स सी, तो आप देखोगे उसे ब्लू कलर अप्लाई हो गया है। तो ये था, कौन सा एग्जाम्पल है ये, अगर हम लोग हेड में Internal. इंटरनल, इंटरनल कहा जाता है इस वे से अगर आप लिखते हो तो। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, वापस से आपको पता है कि External. रिकमेंडेड है एक्सटर्नल। क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि ये एक तो कोड मैनेज अच्छे से कर सकता है, उसमें पूरा का पूरा CSS कोड होगा। दूसरा जो होगा सेकंड, कि ये फाइल हम लोग मल्टीपल HTML फाइल्स को लिंक कर सकते हैं, और कॉमन CSS प्रॉपर्टी एंड क्लासेस जो है अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस ऑल द HTML पेजेस। ये एक बड़ा रीजन है, इसलिए हम लोग अलग से फाइल क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नल कहा जाता है। और एक्सटर्नल यूज करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे लिंक करना है सही से, और href के अंदर आपको देना है वो टाइप जो CSS का फाइल बनाया है आपने, वो वाला। और यहाँ पे आपको स्टाइल देने की जरूरत है नहीं, ये जो सेम कोड है, ये सेम कोड आप कट करके वो फाइल पे दे सकते हैं। सिंपल। लेट्स सी, यहाँ पे आ गए, इसे रन करके देखिए एज इट इज इसका वर्क होगा। मैं यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज है वो भी बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, दैट्स इट। तो हमने ये भी कर लिया है। so far which property apply on where means element, which element, it tells about the property and element selection। यानी कि CSS रूल्स में आपको क्या मिलेगा, आपको CSS रूल्स में मिलेगा सिलेक्टर, और इसकी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी कोलन इट्स वैल्यू, देन प्रॉपर्टी कोलन एंड वैल्यू ओनली। ये जो CSS रूल्स बनता है, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CSS रूल्स। CSS रूल इज नथिंग बट, अगर किसी ने पूछा CSS रूल्स क्या है, तो आपको ये बताना है कि हमें HTML एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट करना है, और उस पर क्या प्रॉपर्टी CSS के अप्लाई करना है, यानी CSS अप्लाई करने का रूल्स हम लोग बना लेते हैं। यही आपको CSS रूल्स बताना है, और इसके अंदर होता है सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशंस। तो ये जो पेयर होगी प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू की, ये डिक्लेरेशन है, ये सेकंड डिक्लेरेशन होगा। दिस इज अ मस्ट नोइंग थिंग। देन अभी आप लोगों को पता चला है कि प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है एंड सिलेक्टर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोगों को, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए यही पूछा जाता है कि बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। व्हाट आर द बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, और वो कौन सी होती है? Border, padding, margin. बॉर्डर, Padding. मार्जिन, Content. पैडिंग, और भी कुछ है? Content.
कंटेंट उसके अंदर आ जाएगा, जो भी मतलब रहेगा वो तीन ही data। है सर, ठीक है, तीन ही और कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, तो उतना ही है। तो बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग जो है आपकी बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज है, जो आपको पता ही होना जरूरी है। तो ये तीनों की प्रॉपर्टी जो है, बॉर्डर किसे कहते हैं, जो आउटसाइड की बॉर्डर होती है उसे हम लोग बॉर्डर कहेंगे। मार्जिन, बॉर्डर जो उसके बाहर वाला, किसी भी बॉक्स के बाहर वाला जो एरिया होता है उसे हम लोग मार्जिन कहेंगे, और अंदर वाला जो एरिया होगा उसे पैडिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ कि किसे हम लोग, जैसे कि अगर ये बाहर वाला एरिया का बॉक्स है, ये बाहर वाला है, और ये जो बॉक्स है, बॉक्स 1 ये है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। ठीक है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। बॉक्स 1 के लिए जो इसके बाहर का एरिया है, ये उसकी मार्जिन होगी। बॉक्स 1 के लिए कौन सी मार्जिन है, तो ये वाला एरिया, जो बाहर वाला एरिया है, ये उसकी मार्जिन है। ये बॉक्स 1 की मार्जिन है, ये जो बाहर का एरिया है, ये बॉक्स 1 के लिए मार्जिन है। सो बॉक्स 1 की पैडिंग क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द बॉक्स 1 पैडिंग? अंदर वाली। अंदर वाला जो उसका एरिया है, वो जो है उसके लिए पैडिंग हो सकता है, मतलब वो पैडिंग है उसके लिए, कोई ये नहीं है कि नहीं है करके। हाँ, अभी बॉक्स 1, बॉक्स 2 के लिए पैडिंग यहाँ से अंदर होगी, लेकिन बॉक्स 2 की मार्जिन जो है यहाँ से बाहर जाते हुए आपको दिखाई देगी। बाहर वाला जो हिस्सा होता है किसी भी बॉक्स का, वो मार्जिन होता है, और जो अंदर वाला होता है वो होता है पैडिंग। यानी अंदर हम लोग जो कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि हेलो, दिस इज गुड टू लर्न, ये वाला, तो ये कंटेंट हमें यहाँ से भरा हुआ रखने के लिए, ये कंटेंट बीच में लाने के लिए, और ये बाकी का जो एरिया है ऑक्युपाइड करने के लिए हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और बाहर एरिया हमें छोड़ने के लिए हम लोग मार्जिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या आप लोगों को बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी जो है ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बॉक्स मॉडल डॉट HTML एंड बॉक्स मॉडल डॉट CSS। यहाँ पे हम लोग एक डमी पेज क्रिएट कर लेते हैं, देन div क्लास div box1, यहाँ पे लेते हैं box1, ठीक है, और लिंक कर देते हैं उसकी फाइल, जो कि नाम है उसका बॉक्स मॉडल, और इसे रन कर लेते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो भी है box1। लेट्स सी, हमने क्लास का नाम box1 ही दिया है। बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग देते हैं, कलर देने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड अगर डायरेक्टली कलर देंगे तो भी वो बैकग्राउंड कलर ही लेगा। देन इसकी हाइट जो है वो मैं लेता हूँ 4TVH। इसकी विड्थ कितनी लेनी चाहिए मुझे बताइए? 40। ठीक है, तो 40 मतलब ये 40% जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इतना ले लिया। तो इसके बाहर वाला जो एरिया है, इसे क्या कहेंगे, ये बॉक्स के बाहर वाला एरिया? Margin. मार्जिन। मार्जिन कहेंगे। आपको अगर मार्जिन देना है तो आपको मार्जिन के ऑप्शन बहुत सारे हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, लेफ्ट, राइट। आप टॉप से भी इसे हम 100 पिक्सल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 100 पिक्सल करने के बाद, देखो इस बॉक्स के बाहर की जो दी हुई है टॉप की, वो जगह छूट गई है, यानी कि वो रिजर्व्ड हो चुकी है। ये बॉक्स 100 पिक्सल जो है नीचे आ गया, क्योंकि ये रिजर्व्ड हो जाता है एरिया, इसमें कुछ भी नहीं लिया जा सकता। इट इज अनयूज्ड एरिया, ऑक्युपाइड हो गया। अभी लेफ्ट साइड से भी आपको अगर करना हो
मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल, तो आप इसे भी कर सकते हो इस तरह से। अभी पैडिंग का किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए आपका जो कंटेंट है ये बॉक्स वन एकदम लग के है, मतलब एकदम चिपक के है, आपको थोड़ा सा बीच में राइट में लेफ्ट में लेके आना है, तो अंदर का एरिया जो ऑक्युपाइड कराना है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? पैडिंग लेफ्ट। Padding. मैं यूज कर लेता हूँ पैडिंग लेफ्ट। मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है? ताकि ये जो कंटेंट है ये थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड से जगह छोड़ेगा, ये भर जाएगा, ये मतलब ऑक्युपाइड हो जाएगा वो। अभी मैंने 100 पिक्सल कर दिया, तो देखिए ये, तो ये है पैडिंग। अगर मैं पैडिंग टॉप कर लेता हूँ, पैडिंग टॉप एंड 100 पिक्सल, लेट्स सी, तो ये ऊपर से भी नीचे आ गया है। अभी नेक्स्ट है बॉर्डर। बॉर्डर की बात कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट हैंड मेथड का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बॉर्डर की जो विड्थ है वो दे देता हूँ 10 पिक्सल, बता देता हूँ कि सॉलिड हो। कलर आ जाएगा इसका येलो, येलो ग्रीन ले लेते हैं। तो बॉर्डर जो है इस तरह से आपकी बॉर्डर दिखाई दे जाएगी, जो कि बॉर्डर कहाँ पे आती? बॉक्स के बीचों बीच आती है कि लास्ट में आएगी, एंडिंग में? बॉर्डर Ending. एंडिंग। या कॉर्नर्स पे आ जाएगी, आउटलाइन हो जाएगी वो, ठीक है। बॉर्डर में हम लोगों ने ले लिया है। अभी बॉर्डर आपकी अलग अलग तरह की है जो आपको करना आना चाहिए, जैसे कि किसी किसी को डबल है, ग्रूव है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके वैल्यू। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा ये इस तरह से है। और रिज है, अलग अलग करके अगर आप देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। रिज है, डैश है, डॉटेड है, बहुत सारी है। इवन दो अगर आपको इसका कॉर्नर भी अगर ये करना है, तो आप बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करके आप इसे इस तरह से वर्क कर सकते। जैसे कि ये पहला वाला है, तो पहला वाला कॉर्नर जो है मैं दे देता हूँ लेट्स सी 100 पिक्सल रेडियस में, दूसरा वाला कॉर्नर 0 पिक्सल, तीसरा वाला जो पिक्सल होगा वो भी 0 पिक्सल, लेकिन फोर्थ वाला जो है उसे भी 100 पिक्सल। तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये कॉर्नर हुआ, और चौथा ये वाला कॉर्नर हुआ जिसका बॉर्डर रेडियस हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने बॉर्डर रेडियस को भी कवर कर लिया है। द बेसिक पॉज। पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ही हैंडी और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी जो है, आप आपका जो बॉक्स का एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करने के लिए आप रिलेटिव या ऑब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी, इस तरह के ऑप्शंस आपके पास है। हम लोग अभी इसमें एज ऑफ नाउ डिस्कस करेंगे रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट के बारे में। रिलेटिव आपको तभी समझ में आएगा जब आप 4-5 ऑब्जेक्ट जो है या एलिमेंट है एक के अंदर एक ले रहे होंगे, तब वो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन मैं कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा यहाँ पे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी एलिमेंट जो है आपके पास, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को आपको लेफ्ट साइड में अगर लेना हो और लेफ्ट साइड में लेना हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अभी तक आपने जो पढ़ा है, आपके पास ऑप्शन है कि आप मार्जिन ले ले। लेकिन जैसे ही आप मार्जिन लेते हो, तो ये जो इतना एरिया होता है इसे अनयूज्ड एरिया होता है, मतलब इसे कोई यूज नहीं कर लेगा, ये ऑक्युपाइड हो जाता है। और अगर आपके पास जगह नहीं है यहाँ से ज्यादा, तो आपका जो स्पेस है वो स्पेस भी एडिशनली में काउंट कर दिया जाएगा, तो ये भी एक लॉस है। लेकिन पोजीशन प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये जो एरिया ऑक्युपाइड हो रहा है इसे वो ऑक्युपाइड नहीं करता। आपका जो एलिमेंट है, बस आप कौन सी जगह पे रखना चाहते हैं उस जगह पे आप उसे डिस्प्लेस कर सकते हो, यानी कि उस जगह पे रख सकते हो। हाँ, लेकिन आपका जो काउंटिंग होगा, देखो कहाँ से काउंटिंग होगा, ये 0 से काउंटिंग होगा। पोजीशन देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से काउंटिंग होगा, ये वाले कॉर्नर से काउंटिंग हो जाएगा इसका। आप अगर लेफ्ट में 100 बोलते हो, तो लेफ्ट में 100 इतना है,
अगर आप टॉप से 100 बोलते हो तो टॉप से 100 ये आ जाएगा इस तरह से। मैं रूलर देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। मैं इसका कॉर्नर जो है ये पकड़ लेता हूँ ताकि एक्यूरेट जो है वो दिखाई दे आप लोगों को। थोड़ा सा रूलर पे भी ध्यान दे देना। देखो ऐसे, ये 100 के लिए जो है, ये वाला जो है 100 पे ऐसे। यहाँ तक जो है इसका आ जाएगा 100 लगभग। दैट्स इट। टॉप से कितना 100। लेकिन ये जो जगह है, ये जगह यूज कर सकते हैं हम लोग, ये यूजफुल होगी, ऑक्युपाइड नहीं होंगी। इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे कैसे इस्तेमाल करोगे, ये आज हम लोग देख लेते हैं, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। पोजीशन डॉट css एंड पोजीशन डॉट html। एक div ले लेते हैं, div box1 position1 link css ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये लिंक कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे box1 क्लास क्रिएट कर लेते हैं box1। इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, हाइट दे देते हैं, अभी पिक्सल में दे देते हैं ताकि काउंटिंग के लिए आसान जाएगा। बैकग्राउंड कलर कौन सा दे, यहाँ पे रेड दिया है। अभी ये जो बॉक्स है, आपको टॉप से जो रिलेटिव है, ये एक बॉक्स में रिलेटिव और एब्सोल्यूट में कुछ समझ में नहीं आएगा, बट हम लोग अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है आपका। कौन सा वाला पॉइंट होता है फर्स्ट वाला, दिस इज, ये कॉर्नर वाला पॉइंट जो है ये हमेशा यहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट साइड से। काउंटिंग कहाँ से करेगा ये, अगर हमारा पोजीशन रखते हैं रिलेटिव तो हमेशा ये कहाँ से काउंट करेगा, ये वाले 0 से काउंट करेगा यहाँ से, अगर रिलेटिव अगर हम लोग रखते हैं तो ये वाला। तो कैसे इसे इस्तेमाल करें, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, पोजीशन क्या लिखना है, यहाँ पे पोजीशन आपको रखना है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट जो है हमेशा कहाँ से काउंट करेगा, ये मेजरमेंट आपका 0 से, ये 0 से स्टार्ट करेगा। 0 कहाँ से शुरू होता है इसका, ये वाला लेफ्ट अपर जो कॉर्नर है, लेफ्ट साइड का अपर, जहाँ पे मेरा माउस दिखाई दे रहा है, यहाँ से शुरू होगा, मतलब काउंट करेगा। मैंने अगर कहा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में जो है 100 पिक्सल इसे जाना है, तो यहाँ से 100 पिक्सल दूर जो है चला जाएगा ये बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 100 पिक्सल जो है ये बॉक्स चला गया है। मैं इसे और भी थोड़ा सा ज्यादा पिक्सल कर देता हूँ, ताकि 400 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो ये दूर चला जाएगा वैसे, इसकी पोजीशन चेंज। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यूजफुल एरिया है। जैसे कि मार्जिन से अगर हमारा जो लेफ्ट साइड में जाता था बॉक्स, लेकिन ये इतना एरिया जो था वो यूजफुल नहीं होता है, लेकिन पोजीशन में ये यूजफुल होता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी कंटेंट
कोई भी न्यू बार हो या सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पुराने जमाने में लेआउट के लिए हम लोग जो भी फिग्मा के टेम्पलेट आते हैं या पीएचडी आते थे, बहुत ही पुराने टाइम पे तो फोटोशॉप के पीएचडी आते थे, तो उसका लेआउट बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द करके पोजीशन का यूज किया जाता था, जो कि स्टैटिक लेआउट बनाने के लिए। लेकिन सबके लिए फिर लेफ्ट राइट करते करते बड़ा कोडिंग लिखना पड़ता था, सीएसएस का बहुत ज्यादा कोडिंग लिखते थे। तो ये भी आपका पोजीशन है। अभी अगर आपको टॉप से थोड़ा सा लेना हो तो बॉटम से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टॉप से ले सकते हो उसे डायरेक्टली। टॉप से आप कितना लेना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। देखिए टॉप से वो आ गया। अभी दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा इसका ऑप्शन होता है रिलेटिव। रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट है आपके पास, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इसके बाजू में बाहर दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इसको पोजीशन कर दिया रिलेटिव, अगर मैंने इसकी पोजीशन कर दी रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि ये जिस भी पोजीशन पे हो उस पोजीशन से आगे बढ़ेगा, मतलब राइट में लेफ्ट में जाएगा और टॉप से नीचे जाएगा, इस तरह से। रिलेटिव का मतलब है ये काउंटिंग कहाँ से करेगा। अगर मैंने यही सेम कोड जो है, सेम कोड लिख देता हूं मैं, जैसे कि टॉप जो है, टॉप जो है 100 पिक्सल और लेफ्ट जो है 100 पिक्सल, इस बॉक्स के लिए अगर मैं लिख देता हूँ, लेट्स सी ये दोनों चीजें मैं अगर लिख देता हूँ, लेकिन पोजीशन में अगर मैंने चेंजेस किए यहाँ पे, जैसे कि पोजीशन, पोजीशन अगर मैंने यहाँ पे ऑब्सोल्यूट की है, तो ये कहाँ से काउंट करेगा, ये बॉक्स जो है ये कहाँ से काउंट करेगा, जीरो। यहाँ से जीरो। जीरो। तो 100 इसका ये बॉक्स का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वो बॉक्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे रिलेटिव कर देता हूँ तो वो जहाँ पे है एज ऑफ नाउ, जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से वो मूव हो जाएगा 100 पिक्सल। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 100 पिक्सल जो है नीचे की तरफ आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ऐसे, जो कि यहाँ पे आ जाना चाहिए। सिलेक्ट नहीं हुआ ये पेट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि जहां से है, उस प्लेस से ही वो राइट, मतलब लेफ्ट एंड टॉप से हम लोग मूव कर सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, कोई स्टैटिक्स है कोई फिक्स्ड है। इस तरह से हम लोग आगे भी यूज करेंगे, जैसे कि न्यू बार को हम लोग फिक्स रखने वाले हैं, कोई कोई लोकेशंस पे हम लोग उसे स्टिकी भी करने वाले हैं। तो मेजर है डिफरेंस आप लोगों को ये समझने का कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ऑब्सोल्यूट हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेगा और रिलेटिव जो एलिमेंट जहाँ पे है उसकी उस पॉइंट से काउंटिंग करता है 100 पिक्सल या 200 पिक्सल, जो भी आप मेजरिंग यूनिट दोगे उसे। सो आफ्टर द पोजीशन